120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री। कितना एंगल था, कितना मैग्नीट्यूड था? 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, ऊपर वाले क्वेश्चन में था। तो कितना आया है? बता रहा कॉपी होगी। कितना आएगा रिजल्टेंट? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 120। चलो बताओ कॉस 120 कितना होगा? -1/2। -1/2। So 24 minus 12, how much it came out? 13. So r square will be 13. So r equal to how much? Under. Root 13. Next was what? How much? This is a, this is b. So r square equal to how much? 25 plus 2 into 4 into 3 cos of 135. Cos 135 कितना होता है? -3/5। ये 24 माइनस 12 लिखे हैं आप। आर स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस 12, 25 होगा उधर। सोच वही रहते, लिख दिया वही 13। ठीक है। cos 135 कितना होता है? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? -√3/2। नेगेटिव होगा। कितना होगा? -√3/2। -1/√2। ये सब बहुत जरूरी है। अगर किसी को लग रहा है कि इसको नहीं पढ़ने से काम चल जाएगा तो ये नहीं चलने वाला भाई। अगर थोड़ा सा भी सीखना है फिजिक्स तो ये सब वैल्यू याद रखो सब फटाफट निकालने के लिए। ये आंसर हो गया आर स्क्वायर। सी थीटा कितना था? 150। तो क्या लिख देंगे इसको? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 150 डिग्री। सो ए कितना है? ए 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12। बोलो cos 150 कितना होगा? बोलो आप cos 50 कितना होगा? cos 150 कैसे लिख? -1/2। cos 90 प्लस 60। cos 90 प्लस 60 कितना होता है? माइनस साइन 60। ये बहुत जरूरी है सब जानना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है आगे। हम पहले वार्निंग दे रहे हैं भाई, फिर हम कुछ मुझे मत बोलना आप लोग। सारे वैल्यू जैसे से समझ के याद कर लो सब लोग, अगर थोड़ा सा भी अच्छे से समझना है सब चीज। ये हो गया आर स्क्वायर। समझ में आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर और फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर? किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। सर ओके, सो हमने पढ़ा था, आप हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ रखा था हमने कि मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम a प्लस बी होता है और मिनिमम कितना होता है? a माइनस -b। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है अपने को। और ये चीज आप लोग देखो, ये हमने एक क्वेश्चन किया था जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 120 डिग्री। 120 डिग्री अगर एंगल हो तो कितना होगा? 16 डिग्री। रिजल्टेंट का एंगल कितना आएगा? 16 डिग्री। रिजल्टेंट का एंगल, सॉरी रिजल्टेंट का भी कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ए ही आएगा। ये ध्यान रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, कोप्लानर वेक्टर जैसा कुछ। लिखो आप लोग, यहां से स्टार्ट करते हैं। आप क्या लिया था हमने? नोट करके लिखना है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, आर मीन्स रिजल्टेंट।
then angle between vector will be how much? Vectors will be how much? 120 degree. बस इतना ही तक जानना है हमें, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे लिखेंगे? वेक्टर ये हो गया, ऐसे हो गया, थोड़ा एक्सटेंडेड कर दो, ये हो गया ऐसे 120 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया ए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। देखना वेक्टर का एंगल कैसे लिखते हैं? टेल टू टेल, सो यू हैव टू एक्सटेंड द ए, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा ये ए को, तो फील करने के लिए कि हाँ यही होने वाला एंगल के बीच, दोनों बीच का एंगल। ज्यादातर ऐसे ही लिखेंगे हम, तो ये रिजल्टेंट आ गया, ये सॉरी बी है, ये रिजल्टेंट भी ऐसे ही आ गया। सबसे अच्छा बात ये है कि सबके सब 60 डिग्री बन जाते हैं, ये जो अंदर वाले एंगल है 60 डिग्री है, लेकिन ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर द एंगल बिटवीन देयर टेल टू टेल। आगे बढ़े, अब हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमको एक साथ कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया है, ताकि अच्छे से समझ में आए सबको। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है निकालना। पहले एक एग्जांपल लेते हैं 90 डिग्री वाला। लेट एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या करेंगे? इसको याद आ रहा है हम लोगों ने कैसे किया था? इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो आप लोग, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगा दिया था, तो वहां भी पाइथागोरस ही लगाएंगे। tan फाई कितना हुआ था? b बाई ए हो गया था क्या? यस सर। अब यहाँ भी ऐसे करेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 2 हमने लिया, ये एक वेक्टर ले लिया हमने ऐसे, ये एक वेक्टर ले लिया ऐसे। फील करो कि एंगल बिटवीन वेक्टर ये नहीं होता है, थीटा ये नहीं है, थीटा ये है। एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा है? कौन सा वाला एंगल बिटवीन वेक्टर है? ये है एंगल बिटवीन वेक्टर। टेल टू टेल हो जाएगा। हाँ, पैरेलल याद है, पैरेलल का एंगल होता है, ये है एक्चुअली, है तो ये, लेकिन यहाँ नहीं लिख रहे हैं हम, अभी लिखेंगे बाद में, इसको अलग लॉ बनाएंगे। ये एक्चुअली है इधर, तो इसको आपको इमेजिन करना होगा ये। अब बताओ ये tan फाई निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये tan फाई निकालने लाइन के को लिए जो यहाँ एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना होगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप लोग। ये तो पता ही है ना, सामने वाला क्या कहते हैं इसको? बी साइन थीटा बी साइन थीटा और नीचे बी कॉस थीटा। तो ये बताइए tan फाई विथ ए कितना हो जाएगा? tan फाई विथ ए, और विथ ए है पहला, विथ ए विथ वेक्टर ए, tan फाई कितना हो जाएगा? b sin थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा ना? सर यस पूरा लिए ए प्लस ये ए वाला भी आ जाएगा ना, एक पूरा लाइन पूरा एक आ जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक। यस सर। सब लोग सो रहे हैं क्या? नो सर। सब लोग जगे हुए हैं ना? आकाश का तो आवाज ही नहीं आता है, लगता है खाना ही नहीं खाया है, लगता है दूर से बोल रहा है। हमने खा एक मिनट लिख ले सर। देख लो, सब लोग लिखेंगे, बैठ के वेट नहीं करेंगे कि नोट्स आएगा तो लिखेंगे, यहीं पे लिख लेंगे, हम समय दे रहे हैं इनफ। अभी लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा। ये साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि क्लास लेते समय लिखना चाहिए।
डन। हाँ यस सर। तो कर लेंगे सवाल ऐसे ढेर सारे। इसको 5 बोल दो आप, इसको tan अल्फा बोल दो। ज्यादातर tan अल्फा के नाम देते हैं हम लोग, अल्फा। चलिए फटाफट निकालिए। तो आप देख सकते हैं अगर थीटा 90 डिग्री हो तो अपने आप b बाई ए बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं अल्फा। फॉर स्पेशल केस लाइक ऑलरेडी हमने कर रखा है, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो tan अल्फा कितना बन जाएगा, b बाई ए बन जाएगा कि नहीं। यस सर। तो एक्चुअली ये बेसिक फार्मूला है, ये फंडामेंटल फार्मूला है, सब जगह काम आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। हो गया क्लियर। लिख लिए सब लोग? सर चलो क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड हो गया 3, बी का मैग्नीट्यूड हो गया, कोई न्यूटन मान लो, जो भी मानना है मान लो आप, 4 न्यूटन। थीटा है 60 डिग्री। फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए। वेक्टर ए निकालना है विथ ए। अगर विथ ए पूछा हो तो क्या लिख देंगे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा b sin थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। जब भी विथ ए पूछ रहा हो तो बी साइन थीटा, विथ बी पूछा हो तो ए साइन थीटा। विथ ए वेक्टर तो बी साइन थीटा, बी कितना है 4 साइन 60 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन 3 प्लस 4 cos 60 डिग्री। √3/2 3 + 4 × 1/2। अब इसका एंगल हमें नहीं पता कितना होता है, इसको रहने देंगे ऐसे ही, सबका नहीं पता होता है। tan का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ये पता है ना सबको। यस सर। ये लिख लेंगे सब लोग। सर b के साथ विथ ए है ये, कहने का मतलब कैसे लिखा हमने, ये ऐसे था, पहले 3 लिखा हमने, फिर 60 डिग्री एंगल बनाया यहाँ से, दिख रहा है, ये यहाँ से जा रहा था, फिर 60 डिग्री। लॉजिकल है ना, टेल टू टेल। ये हो गया 60 डिग्री, ये 0 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री, दिख रहा है। ये हो गया 60 डिग्री। तो दिखता नहीं है ऐसे, जब टेल टू टेल हेड टू टेल ज्वाइन करोगे आप तो। ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो पता ही सबको, निकाल लेंगे कैसे निकालना है। ये एंगल है अल्फा, और ये tan अल्फा है कितना 4√3/10। तो हमें पता नहीं होता कितना है ये, इसको रहने देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2√3/5। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं।
उल्टा, अगर tan थीटा इक्वल टू है tan 45 डिग्री 1 है तो tan इनवर्स 1 कितना होगा? 45 डिग्री, ऐसा वाला। फिर tan इनवर्स कॉट के भी तो इक्वल हो सकता है। नहीं नहीं, वो इनवर्स अलग है, वो रेसिप्रोकल है, ये इनवर्स अलग है, ये इनवर्स प्रोसेस है। ओके सर। थोड़ा सा इनवर्स के बारे में जान। ये बॉक्स बना लेना सब लोग। जैसे कि एग्जाम्पल के, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री कितना होता है? ये मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। हाँ, तो अगर 30 डिग्री लिखना हो साइन के टर्म में लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। ये 1/sin 1/2 नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अगर आपको 1 लिखना है तो साइन थीटा टू द पावर -1 लिखना पड़ेगा। नेगेटिव पावर में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ -1 है तो इसका एक अलग प्रोसेस होता है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, वैल्यू को थीटा से रिलेट करते हैं उल्टा। जैसे आप बात कर लो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है ऋषि? tan 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। ऋषि? ऋषि रुक जाओ, 1/√2। 1/√3 होता है, यही पर है हो। √2। कितना होता है कौन बताएगा? √3 √3। √3 होगा। √3। सो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। तो 60 डिग्री को tan के टर्म में कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स √3, ठीक है। ये 1/tan√3 नहीं है, ध्यान रखना है। 1/tan√3 को लिखते हैं पावर माइनस, ओवरऑल पावर -1। नेगेटिव पावर में ध्यान रखना है, क्लियर, और खास करके -1 के लिए, और बाकी सब के लिए देख सकते हैं, बट -1 के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आया ये? यस सर। उल्टा कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। ए वेक्टर ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 4 ले लेते हैं इस बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 3 ले लेते हैं। थीटा ले लिया 90 डिग्री है, तो पता ही सबको, क्लियर। और ये आ जाएगा आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लो इस बार। फटाफट निकालो अल्फा विथ ए, अल्फा विथ वेक्टर ए। पहले वेक्टर ड्रॉ करेंगे 4 और फिर 3, फिर 60 डिग्री लिखेंगे। सब लोग पहले लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करिए, आप लोग नहीं ड्रॉ करिएगा तो नहीं सीखिएगा विजुअलाइजेशन। सबसे पहला चीज होता है फिजिक्स में ड्रॉ करना। जिसको एक चैप्टर अच्छे से फिजिक्स में समझ में आ गया है, पहला वाला चैप्टर वेक्टर ये सब, उसे कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है फिजिक्स समझने में। उसे फिजिक्स समझने में आ जाएगा क्या करना क्या है फिजिक्स। कितना आ गया बच्चों? tan alpha will become how much? 3. Draw the vector first.
व्हाट इज आंसर? बताइए। दिस इज 4, दिस इज 3, ये हो गया रिजल्टेंट। सर 5 आएगा। 5 आ रहा है क्या? कुछ रूट वूट में आएगा ढेर सारा। 3 sin 30 डिग्री अपॉन 4 प्लस 3 cos 30 डिग्री, 3/2, 4 प्लस 3 root 3/2. So tan alpha will be 3/2 into 8 plus 3 root 3 by overall 2. 2 cancel. 3/8 plus 3 root 3. 30 डिग्री से भी कम आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, रिजल्टेंट विल बी tilted towards that one more. Means if this is alpha, ये आया क्या सबको? Yes, sir. अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। आसान थोड़ा लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू सम ए, ठीक है। ये मान लो आप 4 न्यूटन, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। √3/3 आएगा सर। √3/3 तो कितना होता है ये? √3/3 को कितना लिखते हैं? 1/√3 लिखते हैं। कितना आ गया अल्फा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, अल्फा 30। हो गया ना? यस सर। चलो विजुलाइज करते हैं। ये कितना है? 4 न्यूटन है या 4 मैग्नीट्यूड का है? ये भी कितने मैग्नीट्यूड का है? 4 मैग्नीट्यूड का है। दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। रिजल्टेंट का एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये ध्यान रखना है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, रिजल्टेंट का जो एंगल होता है हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। आप कुछ भी कर लो, आंसर हाफ ही आने वाला है। करके देख लो, कोई वेक्टर ए रख के देख लो आप, और थीटा रख के देख लो, वही आंसर आने वाला है। तो थोड़ा और इसको एहसास करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सबका शॉर्ट नोट्स बनाना है अपने से, ठीक है। सबका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसे मैं लिख देता हूँ बीच में, लेकिन सबका शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना आप लोग, कभी नहीं भूलोगे। और खैर ये तो चैप्टर में भूलने नहीं दूंगा, कोई भी चैप्टर नहीं भूलने दूंगा मैं, खाली आप लोग सिंसियर रहो थोड़ा। सिक्सटी डिग्री, ये हो गया 4 न्यूटन, ये हो गया 60 डिग्री। आगे बढ़े।
alpha is 60 degree by half of the angle between the vectors. अभी नेक्स्ट लिख लो आप लोग, सेम क्वेश्चन. मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू सर्टेन A. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है. फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ A वेक्टर. कितना आएगा ये? बताना आप लोग. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल कितना आएगा? अभी तो आंसर आ जाना चाहिए था. व्हाट इज द आंसर? सर 45. वेरी गुड. सो दिस इज द रिजल्टेंट. ये एंगल कितना आएगा? 45 ही तो आएगा. इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. tan अल्फा कितना होगा? A दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो B लिखो चाहे A लिखो. B sin 90 डिग्री अपॉन A प्लस B cos 90 डिग्री. So A by A equal to 1. So alpha will become 45 degree. ये ध्यान रखना है कि जब भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट जो होता है दोनों के बीच का एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. रिजल्टेंट क्या करेगा? इट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. आया गुड्डू, आकाश का, शुभम का, ऋतिक, ऋषि? यस सर. तो फिर यहाँ A प्लस B cos 90 लिखने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, नहीं लिख दिया मन के. cos 90 कितना होता है? 0 होता है. बेसिक फॉर्मूला से कर दिए. ऐसे पता तो है ही कि B बाई A होगा. इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि B बाई A होगा. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो A बाई A 1. लेकिन बेसिक फॉर्मूला भी अप्लाइड है, वैलिड है. अच्छा ये बताओ, विथ A 45 डिग्री है, विथ B कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. 45 डिग्री. 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मतलब विथ A अगर अल्फा है तो विथ B कितना हो जाएगा? थीटा माइनस अल्फा. बोल सकते हैं? यस सर. यस. लिखो तो, एक नोट करके लिखो. When the magnitude of vectors are same, then resultant bisects the angle between them. Next example. Magnitude of A equal to magnitude of B.
और थीटा मान लो 120 डिग्री है, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा विथ ए एंड बी? 60। सिंपल, ध्यान रखेंगे ये। यस सर। विथ ए एंड बी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। देखो कैसे ड्रॉ करो, ये वेक्टर ए है, ये हमने पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ये बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल हो गया आपको 120 डिग्री, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, और ये एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। देखो विजुलाइज करते हैं कैसे। ये बी था ना, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं क्या बी को? बोलो आप लोग, बी को ऐसे लिख यस सकते हैं? सर। यस सर। जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, टेल टू टेल। ये पूरा एंगल कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री दिख रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ये भी बी वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है। तो क्या लिख देंगे इसको? 60 डिग्री लिख देंगे। ये हो गया रिजल्टेंट का 60 डिग्री। यस सर। ये हो गया रिजल्टेंट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जब 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स 120 हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? सेम होगा। सेम होगा ना? ये वो भी बहुत ए इंपॉर्टेंट। होगा, हाँ, वो ये भी बहुत ए होगा। हाँ, ए ही होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, राजू थोड़ा बाद में आया है। क्या करना था हमें? एक ए वेक्टर ले लिया हमने और एक बी वेक्टर ले लिया, दोनों का बीच का एंगल होता है थीटा, हमें पता है ये वाला थीटा होता है, टेल टू टेल। ये था रिजल्टेंट अपना, ये रिजल्टेंट और ये अल्फा है। जब भी हमें अल्फा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। पिछले क्लास में पढ़ा था हमने कि ये बी साइन थीटा होगा और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। सो tan अल्फा कितना हो जाएगा? ये अपोजिट बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हम रिजल्टेंट का एंगल निकालना सीख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसी सबसे सारा रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? ओके सर। आओ इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में निकालते हैं। स्पेशल केस ले रहे हैं हम, स्पेशल केस when magnitude of A equal to magnitude of B and angle is theta। लिख लो आप लोग, कोई बात नहीं, बीच से सुनते रहो, अपने आप समझ में आएगा क्या कहने जा रहे हैं। कुछ नहीं, अभी पूरा एक क्लास में यही पढ़ेंगे इस तरह से कैसे निकालना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये हर जगह आने वाला है। ये जैसे शरीर में पानी होता है ना, ब्लड में प्लाज्मा होता है, तो इस तरह से फिजिक्स का पार्ट है ये। अगर इसे समझ गए तो शरीर अच्छे से चलेगा बहुत दिन तक। खाना भी जरूरी होता है, दूसरा चैप्टर भी जरूरी है, हड्डी वड्डी भी जरूरी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर का एंगल निकालना। ये सब इसे जहां भी दिक्कत हो रहा है उसको समझो। आगे वाले चैप्टर में हम कुछ चीजें छोड़ सकते हैं जो एडवांस बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते हैं। खुद से क्वेश्चन लिखो, खुद से क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन कहोगे तो दूसरे बुक का भी क्वेश्चन भेज देंगे हम, अगर ज्यादा क्वेश्चन बनाना है तो। ढेर सारा किताब है, हम फोटो भेज देंगे, खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं किताब खरीद के। ज्यादा HC वर्मा खरीद लो केवल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बुक। NCERT ले लो, HC वर्मा, बस। बाकी हम क्वेश्चन का फोटो भेजते जाएंगे, लेकिन तब जब आप सॉल्व करना सीख चाहोगे तब, अननेसेसरी हेडेक नहीं देंगे। चलो बताओ बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट कितना होगा? पहला फर्स्ट केस रिजल्टेंट, फर्स्ट वी विल फाइंड रिजल्टेंट। हर एक कंसेप्ट के लिए ना मैं 50 एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 से 100 से ज्यादा तो क्या ही एग्जांपल लेंगे। अब इसमें भी नहीं समझ में आएगा तो मतलब या तो मैं कला पढ़ा रहा हूँ या तो आप नहीं समझ रहे। सर ये तो a√2 आ जाएगा सर रिजल्ट। सो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है,
थीटा अंडर तो रूट है 2 ही। नहीं है, थीटा है ना, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अच्छा एक चीज बताना सब लोग, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है स्क्वायर के फॉर्म में, किसी को याद है ये? साइन थीटा, साइन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। सर अंडर रूट साइन थीटा। वो हाँ कॉस को हटाएंगे तो इधर कॉस स्क्वायर लेना है। अच्छा ये बताओ कॉस 2 थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। इसको और कुछ कर सकते थे क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 कॉस थीटा का कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, तो ये सब चीजें याद रखना है, तो ये देखो यहाँ पे काम आने वाला है अब, इसलिए सब रिवाइज करवा रहे थे कि हर जगह टाइम बच जाए। जहाँ जो चीज पढ़ा रहे हैं अच्छे से समझने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, टाइम बचेगा आपका, आपका क्लास का टाइम बचेगा और आपके ही टाइम बचेंगे, सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको जाके घर पे लिखो अपने से, क्या करना होता है, कैसे लिखना है, सारे क्वेश्चंस को करो खुद से, थोड़ा मेहनत करो। 2 साल जिंदगी बदल देता है, ऐसा नहीं कि उसके बाद मेहनत नहीं करना है, उसके बाद भी मेहनत, उससे भी ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन आपको एक बहुत बड़े स्टेज मिल जाता है मेहनत करने के लिए, सोचने के लिए। जो है 2 साल मेहनत कर लेगा अच्छे से, अब तो आपके लिए तो 3-4 महीने तो ऐसे चला गया है, उससे कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलो बच्चों बताओ, आर स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को क्या ले सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस सर यस। सोचो जरा, सर यस। कॉस 2 थीटा को क्या लिखा हमने? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही लिखा ना हमने। यस सर। सो कॉस थीटा को क्या ले सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को इधर लेके आ जाओ, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब मैंने पढ़ाया है, मैंने बोला कि ये बहुत जरूरी है, याद आ रहा है क्या? मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसको याद रखो, बहुत काम आने वाला है। सबसे बड़ा दिक्कत है वहां जब मैं पढ़ रहा था, कोई बताता नहीं था क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते थे, पहले तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे आपको बेवकूफ बना रहे हैं वहां पे। ये मैं 80 से 70-80% लोग वहां इधर ऐसे ही करते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब अपने लेवल से वो ठीक ही पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उनको जो भी आता है, जो कुछ भी आपने एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है समझने के लिए। मुझे बहुत दिक्कत होता है समझने में जब हम पढ़ने जाते थे इस तरह से ट्यूशन वगैरह। थोड़ा देखो अच्छे से, थोड़ा मेहनत करो यार, मतलब बहुत ऊपर जाओगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक चीज याद रखना, 11th क्लास सबके लिए 0 डिफाइन करता है, मतलब कौन 11th क्लास सबके लिए 0 बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान लो कि 500 रैंक वाले जो होते हैं, ऑल इंडिया रैंक 500 की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा पहले से 9 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 11th क्लास सबके लिए 0 होता है। जो मेहनत करेगा 11th-12th में, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो 90% लाया हो, चाहे 100% लाया हो, चाहे कुछ भी लेके आया हो, ये मैटर नहीं करता है, चाहे वो 40-50% लेके आया हो क्या नहीं, वो बहुत आगे जा सकता है। 10th क्लास अगर किसी का 60% भी आ रहा है, मान लें कि किसी का 70% भी आ रहा है, तो 80% आ रहा है तो चलो ठीक है, 80% से 90-100% वाले सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा 60% से 80% में रहता है, थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कत, हल्का कहीं कहीं दिक्कत होता है। अब वो तब दिक्कत होगा जब आप बहुत हाई फाई बनने जाओगे तब। 10th क्लास का मार्क्स आपके बर्थ सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं है, ठीक है? और जेई में जाने के लिए, आईआईटी या एनआईटी में जाने के लिए 10th का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, 12th का क्राइटेरिया होता है। अतः देखो जरा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 याद आ रहा है?
आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो बच्चों आर कितना आ जाएगा? सर 2 cos थीटा अपॉन अंडर रूट 2। नो उसमें कोई ए- अंडर रूट 2 नहीं आता है, वो स्क्वायर यही सब चीज तो सीखना था। ये आ जाएगा आर कितना हो गया बच्चों अंडर रूट में रूट, उसमें थीटा बाई रूट 2 नहीं होता है, आर है ना ये, इसे लिख देना 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर 2a अंडर रूट cos थीटा अपॉन 2 आएगा शायद। 2a cos थीटा बाई 2 स्क्वायर है ना ये, स्क्वायर का तो 2 बन जाएगा ना। सर यस। आर बन गया आपका 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने जो कुछ भी पढ़ाना था मैंने सब कुछ पढ़ाया है पहले। हो गया, समझ में आया? हाँ यस सर। अब बच्चों पुट करके देखो थीटा इक्वल टू 120, वही रिजल्ट आएगा। अगर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो तो कितना आंसर आता है? ये तो सबसे फेवरेट है ना थीटा इक्वल टू 120 वाला। थीटा इक्वल टू 120 हो तो रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट का कितना वैल्यू आता है अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो? 60 वो तो एंगल आता है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो सेम रिजल्टेंट ए आएगा ए। हाँ ऋषि बाबू थोड़ा और मेहनत करिए, ठीक है। केस नंबर 1 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, आर इक्वल टू कितना हो गया 2a cos 30 डिग्री। तो कितना आएगा ये 2a cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, सॉरी cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2। देखो आ गया फिर से वही। केस नंबर 2 अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कितना आता था थीटा 90 डिग्री हो तो? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए प्लस बी। थीटा 90 डिग्री हो, कुछ भी बिना सिर पाव के बोलते रहते हो। आवाज नहीं आ रहा। हेलो आवाज आ रहा है तुम्हारा। आपका आवाज बहुत महीन आ रहा है, पतला। सबके साथ दिक्कत है या केवल ऋषि को दिक्कत है? उसके ईयरफोन में प्रॉब्लम है। उसके फोन में ही प्रॉब्लम है, हेडफोन लगा लो। ईयरफोन ईयरफोन ईयरफोन। अच्छा ईयरफोन में ही प्रॉब्लम है उसका। अच्छा ठीक है, कितना आएगा ये? ईयरफोन चेंज करो या तो लाउड स्पीकर पे पढ़ो। ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा? ये दोनों का सेम ही है। बताओ बच्चों कितना आया था? ए रूट आया था क्या? ए रूट 2? ए रूट 2 नहीं आया? आवाज जा रही है? आवाज आ रहा। इतना सारा चीज पढ़ा रहे हैं कि ऐसा ना हो कंफ्यूज मत हो जाओ। 90 डिग्री बाई 2 कितना आया ये? cos 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है? सर 1 45 सर 1 अपॉन 2 ए रूट 2।
हम्म, इससे भी तो वही आ रहा है ना, 2a cos 945 डिग्री। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, इस तरह से एंगल निकालते हैं। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखना स्टेटमेंट, इतना ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसको कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कैसे लिखेंगे? इफ द टेल ऑफ सेकेंड इज केप्ट ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट, क्या लिखेंगे हम? क्या लिखना होगा हमें? स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इफ द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर is kept on head of first vector, ठीक है, then line joining the tail of first vector and head of second vector, ये लिखना है सबको, and head of second vector gives us the resultant vector। ये लॉ है, ये पूछेंगे आपसे बोर्ड में 2 मार्क्स के। बोर्ड में तो पूछेंगे ही, इसमें भी पूछेंगे, क्या बोलते हैं, कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। ऐसे लिखना है, इफ द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज केप्ट ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, देन लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। और फिर क्या कर देना है, उसमें डायग्राम ड्रॉ कर देना है ऐसे। एक वेक्टर 120 वाला डायग्राम होगा ना, 120 नहीं, डिग्री वाला। ये मैं जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ। ए है या बी है, क्लियर? ये मैं जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ कैसे लिखना है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। हो गया, समझ में आया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? Everyone understood the triangular law of vector addition? तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये दिखाना है हमें, ठीक है। ये बन जाएगा रिजल्टेंट। ये टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ सेकेंड है, इसको टेल बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे, सब लिखना है, एक्सप्लिसिटली लिखना है। और मुझे नहीं लगता कि इसको अब याद करने की जरूरत है। अब तक तो सब कुछ हो गया होगा। मैंने लगता है 50 बार तो वही चीज बोला है बार बार। हाँ बोलो। सर हेलो, हेलो सर। हेलो सर। हेलो
ये सब आपको लिखना है पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तब जाके 3 से 4 नंबर मिलेगा बोर्ड में, ठीक है। और लास्ट में tan अल्फा भी निकालना है। tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा, b sin थीटा अपॉन थीटा अपॉन ए a प्लस प्लस बी b कॉस cos थीटा। थीटा। ये सारे सर, वैल्यूज निकालने हैं। हाँ जब आप स्टार्ट किए थे वेक्टर तो वहाँ पे एक लिखा था ना वेक्टर एडिशन, उस वक्त भी आप यही डायग्राम लिखा रहे, तो फिर ट्रायंगुलर लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं है, वही लॉ है, इसी चीज को बता रहे तब से। बस यहाँ एक ट्रायंगुलर से डील कर रहे तो ट्रायंगल लग गया। हाँ ट्रायंगल ही तो बन रहा है तब से बना क्या था, तब से तो ट्रायंगल ही बन रहा है ना, जब से स्टार्ट किया है। हाँ, ये ट्रायंगुलर लॉ है। तो मतलब सर ये जो सर वेक्टर है इनसे ट्रायंगल बन रहा है। ये दो वेक्टर थे ना ए और बी, इनका रिजल्टेंट आर आ रहा है, सर ये तो ट्रायंगल बन रहा है सर। ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके सर। कुछ और बनेगा तो कुछ और लॉ बोल देंगे। ये स्टेटमेंट है जो बोर्ड में लिखना है, ये बोर्ड के लिए है। बाकी सब जितना भी 50 एग्जाम्पल दिया है मैंने, जो भी एग्जाम्पल दिया है सब समझने के लिए था। बेसिकली क्या करते हैं, पहले ये बता देते हैं, लॉ बताते हैं, तब बताते हैं ऐसे होता है। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं कि लॉ है, ऐसे ही फिजिक्स बिहेव करता है, उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया हमने। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, है कि नहीं। इस चीज को समझना जरूरी है कि पहले हम लॉ नहीं डिफाइन, पहले फिजिक्स को समझेंगे, अपने आप लॉ बन जाएगा, समझ में आइडिया क्लियर हुआ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। यस सर। किसी को डाउट है मैंने क्या लिखा है लास्ट में? नो सर। Anyone is having doubt that what I have written at the end? Actually, I have written everything that I have taught you till now. That is the law of vector addition. मतलब था ना कि वेक्टर किसे कहते हैं। अभी आ जाओ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर का। क्या था डेफिनेशन ऑफ वेक्टर? डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्या था? जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, फॉलो लॉ वेक्टर एडिशन। फॉलो लॉ वेक्टर एडिशन कौन सा लॉ होता है? ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन। एक चौथा चीज कोई नहीं बताएगा आपको, ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रुको बताओ, वो बताएगा। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। मतलब व्हाट इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन? एक मिनट सर लिख लेते हैं पहले। कम्यूटेटिव पढ़ा है क्या आपने? 2 + 3 = 3 + 2। इसको बोला है क्या कम्यूटेटिव हमने? एडिशन इज कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब नहीं पढ़ा है? नहीं। यही नहीं पढ़ा है कम्यूटेटिव किसे कहते हैं? अरे 10 + 5 = 5 + 10 लिख सकते हैं। हाँ, डिजिट रिप्लेस करके डिजिट को इधर से उधर कर दो, इसे कम्यूटेटिव बोला जाता है। वो ये नहीं मालूम था किसी को कम्यूटेटिव बोला जाता। तो किया क्या 10th क्लास तक? इसको कम्यूटेटिव नहीं बोला जाता है। उस तरह से वेक्टर को भी, एडिशन को भी कम्यूटेटिव बोलते हैं। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो ये वेक्टर नहीं कहलाएगा। ऐसे से बहुत सारे नेगेटिव हुआ तो होगा नहीं ना सर? नहीं, नेगेटिव अगर नहीं होगा। पर सर ऐसे कर सकते हैं सर, जैसे ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो सर इस वाले को सर माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। हाँ वो ऐसे कर सकते हैं। ओके सर। एक्चुअली वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर एडिशन ही होता है। अभी आ रहे हैं उसे बताएंगे सब, एक एक चीज डिटेल में बताएंगे वेक्टर के बारे में। हर चैप्टर डिटेल में बताएंगे, इनको समझो अच्छे से आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये हर जगह है। इसको समझ गए तो फिजिक्स समझ में आ गया। ये वेक्टर ए वेक्टर, अभी तक हमने क्या लिखा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर हमें लिखना हो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अगर हमें बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, हाँ बोलो शुभम।
बोलो शुभम, आवाज नहीं आ रहा आपका ठीक से। सर ग्लिच आ रहा था मेरा। हाँ बोलो, अभी आ रहा है आवाज? सही है, अब सही है, अब सही। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे एक्चुअली वो अभी नेटवर्क आ गया है। अभी ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है ना हमने, अभी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसको लेके यहाँ आ जाओ आप, इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ लेके आ जाओ, तो भी आंसर सही है, वही आएगा। आएगा क्या वही? यस सर। इसको यहाँ रखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, वही आंसर आने वाला है। आंसर नहीं बदलेगा। तो वैसे क्वांटिटी को ही वेक्टर कहा जाता है अगर ये लॉ को फॉलो करे। एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पास एंगल भी होता है, वो सारी चीजें फॉलो करता है, लेकिन वो वेक्टर नहीं कहलाता है क्योंकि ये कम्यूट नहीं कर रहा होता है। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखो, बहुत डेलिकेट चीजें हैं। ये सब चीज बताने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ज्यादातर नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन रिस्क लेके बता रहे हैं ये सब चीजें। ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ी बात है। ह्यूज ह्यूज दिखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत मीनिंग है, ये ह्यूज मीनिंग। ये सब छोटी छोटी बातें ही जाके हायर क्लासेस में ना ये सब चीजों को डिफाइन करते हैं। जब आप जाओगे ना हायर क्लासेस में, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ये सब। फिलहाल तो कोई इसी बता देते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता करना क्या है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू हाउ मच? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ए वेक्टर। देखो वही चीज है, ये है कि नहीं? यस सर। देखो वही चीज है। इसको ए को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बी को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, दोनों वही है एक्चुअली। ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर आप इसमें आपके स्कूल में अगर ये लिखवाया जाए तभी लिखना है एग्जाम में, नहीं तो नहीं देंगे मार्क्स। वो बोलेंगे ये कहाँ से ला दिया, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर लोग तीन ही चीज लिखते हैं। अगर स्कूल के एग्जाम में अगर कोई पूछता हो, अगर स्कूल के मैडम ने जो भी लिखवाया है तो ये तीन ही लिखना है, फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एडिशन शुड बी कम्यूटेटिव, नहीं लिखना है। अगर आप डमी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी और स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे क्लास नहीं लेना है, चारों लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको समझ में नहीं आया कि चौथा लिखा क्या है, बस मार्क्स दे देंगे अच्छे से। आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, मैंने एक चीज इसलिए बताया है आपको, ऐसा लग रहा है क्या कि पैरेललोग्राम बन रहा है दोनों? यस सर। यस सर। पैरेलल शिफ्ट करने से पैरेललोग्राम बन रहा है। यस सर। ए और ए पैरेलल है और बी भी पैरेलल है। सर तो इसी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को, हाँ बोलो सुंदर। सर इसका डायगोनल रिजल्टेंट हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट ठीक से बोलो, एक को बोलो, बोलो बोलो सुंदर। टाइप कर दो यार, नहीं हो रहा है बोल पा रही। ग्लिचेस आ रहे हैं सुंदर की आवाज में। टाइप करने के लिए बोलिए ना तो। चैट टाइप कर दो आप सुंदर, मैं चैट देख लेता हूँ। विषय के अंदर व्यवहारिकता बहुत है। विषय के अंदर, हाँ हाँ पैरेललोग्राम बन गया है। इसी लॉ को ना, ट्रायंगुलर लॉ को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग? इस चौथा प्रॉपर्टी डालने का एक बहुत बड़ा रीजन था हमको रखने का कि आपको ना खुद ब खुद पैरेललोग्राम दिख रहा है ये। यस सर। यस सर। एक नया लॉ बना दिया हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सब चीजें लोग बताते नहीं है ज्यादातर, बोलो कि वो लोग रट लो ऐसे ही, जो रटने के लिए है नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ना ही उनके पास पता नहीं क्या करते हैं। ये देखो आप लोग, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको शिफ्ट करो यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर, और उसको भी शिफ्ट कर दो इधर से उधर से इधर। किधर से किधर शिफ्ट कर देंगे? इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ, बन गया बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर।
यस सर। थोड़ा नहीं, इसको रखेंगे ऐसे ही अभी। ठीक है, इसको यहाँ लेके आ जाओ आप। पैरेलल शिफ्ट करिए इसको, लिखिए पैरेलल शिफ्ट करके खुद से डायग्राम ड्रॉ करो आप लोग, खुद से पैरेललोग्राम बनाओ। अब आपको खुद से करना है, मैंने बहुत बताया आपको, बता गला दर्द कर रहा है मेरा एक ही चीज। ये था रिजल्टेंट, इसको शिफ्ट करो आप लोग, शिफ्ट करके दिखाओ पैरेललोग्राम कैसे बन रहा है। हम टाइम दे रहे हैं आपको। बी को लेफ्ट शिफ्ट करो, ए को अप शिफ्ट करो। मतलब आप पकड़ के शिफ्ट नहीं कर सकते, ये तो यहाँ पे एनिमेशन हो सकता है इसलिए एनिमेट हो पा रहा है, आपको ड्रॉ करना है इसे। ये यहाँ से यहाँ हो गया, तो कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका बी वेक्टर, इसको शिफ्ट करके बना दो ए वेक्टर। क्लियर है? यस सर। अब क्या करते हैं, इसी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अब ऐसे नहीं बोलेंगे, अब इसको ऐसे लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दैट विल राइट लाइक दिस, ए वेक्टर, ये बन गया आपका ए वेक्टर, और ये बन गया आपका बी वेक्टर। और ये इमेजिन करना है कि ये डायगोनल बन गया पैरेललोग्राम का, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर, अब ज्यादा आसानी से देखेगा। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, टेल टू टेल बोलते हैं, थीटा। यस सर। और ये बन गया आपका अल्फा जो रिक्वायर्ड था। अब अच्छे से दिखने लगेगा वो। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है दिखने में, इसमें आसानी से देख सकते हैं। ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ, ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर? यस सर। बाकी सब कुछ सेम है, मैग्नीट्यूड निकालना, एंगल निकालना, सब कुछ सेम है। बट यहाँ 3 वेक्टर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, वो भी हेड टू हेड। 3 वेक्टर, ये आर डायगोनल, फिर यहाँ बी, और फिर ऊपर जो शिफ्ट किए ए। हाँ जो डॉटेड लाइन है 3। हाँ मिल रहा है, मिल तो रहा है, मिलेगा ना। ए है, बी है, इधर से भी आ गया पैरेलल, रिजल्टेंट मिल रहा है। यहाँ टेल टू टेल भी तो मिल रहा है 3 वेक्टर। तो क्या कुछ कहना चाहते हो आप, कुछ बोलो, क्या कहना चाहते हो? नहीं कुछ। तो ये रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट बन गया ये। अब इसको ना ध्यान नहीं देना अभी, आगे से ना जब भी हम ज्यादातर कोशिश करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह से रखने के लिए, इसको थोड़ा हटा के रखेंगे, और ये ऐसे रिजल्टेंट लिख लिया करेंगे। अभी कोशिश करेंगे कि यही रहेगा अब, ठीक है? विथ ए कितना एंगल है? पहले तो आर स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अपना टॉपिक बदल रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक बदलेंगे।
चीजों को बदलेंगे। अभी 2 को जोड़ के 1 बनाए हैं, इस बार 1 को तोड़ के 2 बनाएंगे, धीरे धीरे देखना। और tan अल्फा कितना लिखा था हमने, बाकी सब सेम रहेगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा विथ a। विथ b कितना हो जाएगा, विथ वेक्टर b, उसको tan बीटा बोलते हैं, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, इसको बोलेंगे बीटा। और बीटा को आप लिख सकते हो थीटा माइनस अल्फा। बाकी सारे एनालिसिस सेम है, एवरीथिंग इज सेम, खाली स्टेटमेंट बदल जाएगा। इफ वेक्टर्स आर कनेक्टेड टेल टू टेल, then resultant is the diagonal passing through, resultant is the diagonal of parallelogram which is passing through tail to tail। अभी लिखवाते हैं, अभी समझने की कोशिश करो पहले, first try to understand। डन, ये समझ में आया सबको? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो ये स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस वाला एक बार कर लेते हैं कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ए का भी सेम हो और बी का सेम हो, तो रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? टेल टू टेल से। अगर ये थीटा है तो अल्फा कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अल्फा कितना होगा? बोलो कोई, सब भूल जाते हो क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है किसी के भी साथ? अभी बताया ना, थीटा बाई 2। वो तो 90 डिग्री वाले केस के साथ होता है। साफ के लिए है वो। नाइनटी रहेगा तो 45 बन जाएगा, 60 रहेगा तो 30 नहीं आया था क्या एक? यस सर। चलो बता लो, फटाफट 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 करेंगे, कुछ एग्जांपल करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब ना ये बहुत पढ़ लिया, ट्रायंगुलर लॉ, वेक्टर एडिशन एंड ऑल। सबट्रैक्शन पढ़ना है ना अपने को। ये मान लो ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 10 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 10 न्यूटन है। ये हो गया कितना एंगल? 80 डिग्री। रिजल्टेंट कितना निकलेगा? रिजल्टेंट कितना बनाएगा एंगल? 40 डिग्री। ये सब चीज याद रखना है, ठीक है? अब तो दिख रहा है ना पैरेललोग्राम लॉ से। यस सर। वो ट्रायंगुलर लॉ में थोड़ा दिक्कत होता था एंगल देखने में, लेकिन पैरेललोग्राम में तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ। रिजल्टेंट यहाँ से निकल जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा तो। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको लिखो आप स्टेटमेंट, ये भी बोर्ड में पूछेंगे। और एक चीज याद रखना है कि वेक्टर एडिशन हमेशा 2 फिजिकल क्वांटिटी के लिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए नहीं हो सकता है।
Yes, sir. जब भी आप वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट लिख रहे हो तो ऐसे लिखना, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे इफ टू वेक्टर्स, वो पहले वाले में लिखना भूल गए थे, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। ये चीज विजुलाइज करो अपने आप से, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी कैसे रखे हुए पैरेललोग्राम लॉ में, आर केप्ट कैसे, टेल टू टेल और हेड टू टेल, हेड टू टेल, टेल टू टेल, फिजिकल क्वांटिटी, हाँ टेल टू टेल नो, नहीं सर, नो सर, हेड टू टेल होगा सर। बेटा पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हैं, और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में कैसे रखा हुआ है, टेल टू टेल रखा हुआ है ना, टेल टू ना? टेल, यस सर, टेल टू टेल। So if two vectors representing same physical quantity are kept tail to tail, ऋषि को समझ में आ रहा है? हाँ क्लियर हो गया। इसको रिवाइज भी करना है बाबू जाके घर पे, इसको अंडरलाइन करो आप लोग, टेल टू टेल, kept such that tail to tail, then diagonal passing through the, Tail to tail. हाँ बोलो ऋतिक, ऋतिक you have raised the hand. सर वो हम मैसेज करते सर उस पे क्लिक हो गया था। अच्छा अच्छा, diagonal passing through the point joining tail to tail Tail to tail. of parallelogram which is formed by the two vectors having adjacent sides. The diagonal passing through the point joining the tail to tail of parallelogram, comma, which is formed by the vectors having two adjacent sides. Comma is the resultant of two vectors. Clear? Yes, sir. If the two vectors representing same physical quantity are kept tail to tail, then diagonal passing through the point joining the tail to tail of parallelogram, which is formed by the vectors having two adjacent sides, comma close, is the resultant of two vectors. इसको खुद से लिखना है क्या है, उसके बाद देखना है कि कैसे लिखना है। इसको रटना नहीं है, कोई रटेगा नहीं, अभी से ही सीखेगा नहीं रटना, रटेंगे बाद में, जब एग्जाम होगा ना बोर्ड का उस समय रट लेंगे सब, लेकिन अभी सब खुद से लिखेंगे और अभी बहुत समय आप लोगों के पास। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। फिर क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पूरा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, दो वेक्टर ले लो आप, ए वेक्टर यहाँ से और दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट कर दो।
और एक पैरेललोग्राम बना दो और रिजल्टेंट को ऐसे लिख दो आप। ये मैंने 90 डिग्री ले लिया थीटा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थीटा ये हो गया आपका अल्फा। क्लियर? बाकी सारी चीजें सेम है। और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो वेक्टर लिख लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और ये लिख दो आप रिजल्टेंट। और ये हो गया आपके दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये हो गया रिजल्टेंट का अल्फा। ध्यान रखना है वेक्टर में कोई भी वैल्यू a प्लस बी से लेके a माइनस बी तक कुछ भी हो सकता है, और उसके बाहर नहीं होगा। वेक्टर एडिशन में ये दोनों से मिला के ही होगा। ये कंप्लीट हो गया आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अगले क्लास में पढ़ाएंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जो कि बड़ा नहीं है, कुछ नहीं करना है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। ये पढ़ाएंगे कैसे कंपोनेंट में रिजोल्यूशन करना है। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। फिर इसको तोड़ना कैसे, जैसे ये दो को एक बनाया ना हमने, ये दो को एक बनाया ना हमने। ये आवाज आ रही है सबके पास? Yes, यस सर। अगर दो के एक बनाया है तो एक को फिर दो बनाएंगे हम। yes, sir. और इससे जैसे दो को, ये तो दो को ऐड करने के लिए दे रहा है ना, दो ही ऐड हो सकता है इससे। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तो कैसे ऐड करेंगे वेक्टर? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिजोल्यूशन, कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे नहीं रिजॉल्व करते हैं, किसमें रिजॉल्व करते हैं, किसमें नहीं रिजॉल्व करते हैं, ये सब चीजें सीखना है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर ही क्यों लेते हैं, वेक्टर से समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंस है एक्स और वाई एक्सिस का, जो पढ़ेंगे अगले क्लास में। ओके सर। तो जो होमवर्क भेजेंगे सब लोग करेंगे, और जो भी नोट्स मैंने बनाया है इसको जाके रिवाइज करेंगे सब लोग। क्लियर? Okay, sir. और क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट आए नहीं तो केमिस्ट्री के लिए आपको फिर हम कहीं और सजेस्ट करेंगे कि आप, मेरा एक दोस्त का कोचिंग है, उसमें आप केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। और फिजिक्स हम पढ़ा देंगे अपने तरीके से, अपने तरफ से। ठीक है, ओके सर। फीस आपको ज्यादा देना नहीं है उसका फीस ज्यादा, लेकिन हम वो बात कर लेंगे। तो आपको ज्यादा फीस नहीं देना, वही देना है जो पहले देना था। उसमें आप लोगों को सब टेस्ट वेस्ट सब मिल जाएगा, जो कुछ भी है। ओके सर। ओके सर। और जिन्होंने फीस नहीं दिया दे दो। कब कितना डेमो लोगे आप? नहीं, 1 महीना 1.5 महीने से डेमो ही दे रहे हैं आप लोगों को। अब इससे क्या ज्यादा विश्वास चाहिए? नहीं तो फिर हम ग्रुप से निकालना स्टार्ट कर देंगे, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। हम 2-3 भाई है तो उनको पढ़ा देंगे, क्योंकि ज्यादातर तो मैंने स्टार्ट उन्हीं के लिए किया था, ताकि आप बंधे रहो। नहीं तो फिर आप होमवर्क नहीं करोगे, ये 10 तरह के दिमाग में चलते रहता है। और ये हम आपको श्योरिटी देते हैं कि बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ाएंगे, ये भी देना पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे जान नहीं रहे अभी। चलिए ठीक है, ठीक ना, सब लोग पढ़ो, सब लोग बढ़ो। ओके। थैंक यू सो मच। Okay, sir.